कल्बी कतरनी बाय रीम फार। हिस्सा अव्वल। लेकिन सर मुझसे मिलकर क्या करना चाहती हैं? वो घबराया हुआ था। ये तो उनसे मिलकर ही पता चलेगा, इसके साथ चलते शख्स ने कहा, जो सफ़ेद शर्ट और स्याह कोट में मलबूस था। वो चलते हुए एक वसी व अरीज हॉल में दाखिल हुए, जो रोशनी ना होने के बायस मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था। कुछ देख पाना मुश्किल था। सारी खिड़कियां पर्दों से ढकी हुई थी। सिर्फ एक खिड़की थी जिसका हल्का सा पर्दा खिसका होने के बाद धीमी धीमी रोशनी आ रही थी, और इसी रोशनी के वसत में कोई कुर्सी पर बुर्जुमान था। उसने देखने की कोशिश की, मगर इसकी सिर्फ पुश्त नजर आ रही थी। हमदानी के वकील को ले आया हूँ, साथ खड़े शख्स ने इत्तला दी। हमारे मेहमान की मेहमान नवाजी की तुमने या नहीं? वो इसी तरह कुर्सी से टेक लगाए पूछ रहा था। मुझे मौका नहीं मिला। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मेहमान नवाजी कैसे? वो कुर्सी से उठते हुए बोल रहा था कि उसने फौरन उसकी बात काट दी। नहीं, मुझे मेहमान नवाजी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तू बोलने पहले। साथ खड़े शख्स ने अपने माथे पर हाथ फेरा। वो आहिस्ता से चलते हुए उसके पास आया। उसने सफ़ेद शर्ट जिसके ऊपरी बटन खुले थे और स्याह पैंट पहन रखी थी। लगता है तुम्हारी खातिर तवाज़ा मेरे हाथ में लिखी है। प्यार से वकील के चेहरे को थपथपाया। पेपर्स। हाजिर के सामने हाथ बढ़ाया। इसने कोट में हाथ डालते पेपर्स बाहर निकाले और इसके हाथ में थमा दिए। ये लो, इस पर साइन करो। पेपर्स वकील के सामने किए। वो अंधेरे के बायस इस शख्स का चेहरा नहीं देख पा रहा था। ये क्या है? उसने पेपर्स को देखते पूछा। उसकी पेशानी पर पसीने की हल्की बूंदें नजर आ रही थी। हमदानी की गैर कानूनी प्रॉपर्टी जो तुम मुझे देने के हक में हो। मैं ऐसा क्यों करूँगा? वो हैरत से बोला। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, और जो मैं कहता हूँ उसे कोई टाल नहीं सकता, वरना वो खुद टल जाता है इस दुनिया से। वो इसके पास मुंह झुकाए नरमी से बोला, लेकिन इसके लफ्ज़ों पर उसे पैरों की जान निकलती महसूस हुई। तुम तुम मुझे धमका रहे हो? वकील को धमका रहे हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें धमका रहा हूँ, वकील को धमका रहा हूँ। लेकिन इसे मेरी धमकी मत समझो, मेरा वक्त बहुत कीमती है, जल्दी करो। तुम्हें लगता है तुम मुझसे ये सब करवा लोगे और मैं बाहर जाकर खामोश रहूंगा? मेरा तुमसे वादा है, तुम बिल्कुल खामोश रहोगे। वो अपनी जेब से छोटा सा एक चाकू निकालते बोला। ये क्या कर रहे हो तुम? वो डरते हुए कदम पीछे लेने लगा। श्श, मैं एक बात दो बार कहने का कायल नहीं, साइन करो। उसने चाकू अपने होठों पर रखते हुए उसे खामोश रहने का कहा। उस पर कपकपाहट तारी हो गई। कि ठीक है, मैं कर रहा हूँ। उसने जल्दी से कांपते हाथों के साथ साइन किए। ये लो, और अपना पसीना साफ किया। मुझे जाने दो अब। इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे अपनी मेहमान नवाजी का मौका तो दो। दो कदम उठाते उसके बिल्कुल करीब आया और चाकू उसकी गाल पर हौले से फेरने लगा। देखो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। मुझे जाने दो अब। वो चाकू अपने गाल पर फेरता देखला कर बोलते हुए कदम पीछे लेने लगा, कि कहीं सच में फेर ही ना दे। तुमने मेरा काम किया है, इसके लिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन क्या है ना कि तुमसे एक गलती हुई है। वो इसकी मज़ीद करीब हो और उसके चेहरे पर फिरता चाकू होठों पर ले आया। कैसी गलती? वो बमुश्किल बोला। अपने होठों पर चाकू चलता देख उसका जिस्म ठंडा पड़ गया। तुमने अपनी ज़बान से मेरी यानी ग्रीन पेपर की बात काटने का गुनाह किया है। वो अपना चेहरा उसके करीब लाते गुर्राया। माफ़ी। वो कुछ बोलता कि उसके जबड़े में उंगलियां गाड़ कर उसका मुंह खोल दिया। हाजिक ने गहरी सांस भरते अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, और हाल की तरह दीवारें उसकी चीख से सहम गईं। और अगर कुछ नहीं सहमा था, तो वो था क्रीम रैपर का दिल। सफ़ेद रुमाल से अपने हाथ का खून साफ करते ज़मीन पर गिरे उसे देखा। वो नीचे गिरा से सक रहा था। उसके मुंह से बहते खून ने ज़मीन को नहला दिया। रुमाल से हाथ साफ करने के बाद वो पंजों के बल ज़मीन पर बैठा। उसे सकता देख उसकी तरफ झुका। मेरी इन आँखों को गौर से देखो और इन्हें कभी भूलना मत। वो अपनी सब्ज़ आँखें उसके चेहरे पर टिकाए उसके कान में सरगोशी नुमा अंदाज में बोला। ऊपर किसी से मिलो तो उसे बताना तुम्हें सब्ज़ आँखों वाले लड़के ने मारा है। वो उसकी आँखों को देख कुछ पल के लिए थम गया। उसने ये आँखें पहले भी देखी थी। कब, कहाँ और कैसे? शौक सा उसे देख कुछ लम्हे के लिए अपना सिसकना भूल गया। इसे ठिकाने लगा, मुझे अगला सांस लेता दिखाई ना दे। वो हाजिक से कहता खून में रंग रुमाल जमीन पर फेंकता हाल से बाहर निकल गया। वो बाहर दिन के उजाले में सिगरेट सुलगाने में मसरूफ था, जिसका धुआं बार बार फिजा में गुम हो जाता। उसकी सब समंदरी आंखें, सुनहरे छोटे बाल जो माथे पर बिखरे थे, और हल्की सुनहरी दाढ़ी का गोरा रंग देखने में वो गोरों की नस्ल का लग रहा था। बताना मुश्किल था कि वो पाकिस्तानी है, और वो इसलिए कि उसकी माँ गोरों से थी और बाप पाकिस्तानी। हाजिक ने हॉल से बाहर निकलते हुए पैंट की जेब से मोबाइल निकाला।
जो कब से बज रहा था। तुम्हारे बाबा सुबह से कितनी बार कॉल कर चुके हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हो? उसने सिगरेट जमीन पर गिराते उस पर बूट रख दिया। तुम किस लिए हो? कहते सियाह गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जैसा बेटा वैसा ही बाप, दोनों संगी मेरे ही गले पड़ने थे क्या? वो झिरझिरी लेता बोला। वो अपने कमरे से बाहर निकलते कुछ गुनगुना रही थी। उसके भूरे घुंघराले बाल कमर पर लहरा रहे थे। भूरी आंखें, तीखे नैन नक्श और साफ रंगत बहुत प्यारी मालूम हो रही थी। लाउंज में माँ को फोन पर बात करता देख उनके पास आ गई। जी भाई जान, अच्छी बात है, वो आ जाएगा तो मैं भी इसका हाल अहवाल पूछ लूंगी। वैसे भी उसे देखे काफी अरसा हो गया। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही थी अम्मी? वो बालों की एक लट उंगलियों में घुमाए पूछते सोफे पर बैठ गई। तुम्हारे मामू जान से। मामू जान? क्या कह रहे थे वो? उसकी आंखें तजस्सुस से फैल गई। कह रहे थे बलाज का बोलूंगा आखिरकार तुम्हारा हाल दरियाफ्त कर ले। तो मतलब बलाज आखिरकार अपनी तशरीफ आवरी का टोकरा लाने ही लगे हैं। उसकी हरकत करती उंगली थम गई। मुंतहा कितनी बार समझाया है तुम्हें, बड़ा है वो तुमसे, ऐसे बात मत किया करो। शैला बेगम ने डपट कर बोला। जाने दे अम्मी, अब इतना भी बड़ा नहीं है, वो 2 साल ही बड़ा है बस। वो फिर से बालों की लट के साथ खेलने लग गई। तुमसे कौन बहस करे, वो अफसोस में सर हिलाकर कहती उठ गई। तो अब क्या बलाज सिकंदर वाकई आ रहा है? उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आई। वो सिंगार मेज के सामने खड़ी अपने हिजाब को ठीक कर रही थी। झील जैसी नीली आंखें जिसमें कोई देखे तो डूब जाने का गुमान हो। सफ़ेद दूधिया रंगत और गाल पर बनने वाला गहरा डिंपल इंतहा की खूबसूरत, और अब वो अपनी खूबसूरती को निकाब में कैद करने लगी। वो कंधे पर बैग डाले सीढ़ियों से उतरते अबाया और निकाब में थी। कुछ नजर आ रहा था तो बस उसकी नीली आंखें। अस्सलाम वालेकुम। माँ बाप को लाउंज में बैठे देखा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा की जान उठ गई? जहांगीर ने उसे देखकर प्यार से बोला तो वह बाप के पास बैठकर इनके गले लग गई। जी बाबा जान। उन्होंने मिर्हा के माथे पर बोसा दिया। उसे बाबा की जान नहीं वबाले जान कहते हैं, लाहौज में आते साद ने बोला। बाबा जान भाई को देखी। वो मुंह बनाए बोली। 1000 बार देखा है उन्होंने मेरा खूबसूरत चेहरा। साथ एक अदा से कहता हुआ सोफे के बाजू पर बैठ गया। क्यों तंग करते हो अपनी बहन को? अनायत बेगम बोली। जो कभी तो अपनी औलादों की हरकत पर भड़क जाती थी और कभी दुनिया जहां का प्यार लिए इन्हें देखती रहती थी। चलें भाई, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ाएं जल्दी से, ओढ़ते हुए बोली। मैं किस खुशी में छोड़कर आऊं? साद ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। मेरे भाई होने की खुशी में? इस गम में कहो तो भी मानूं। साद, अब की बार जहांगीर की भारी आवाज आई। हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हें बस छोड़कर नहीं वापस भी लेकर आऊंगा। वो जल्दी से मिरहा का हाथ पकड़े उसे लेकर जाने लगा, जिस पर मिरहा हंस दी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, खैर से जाओ। अनायत बेगम बोली। जहांगीर और इनायत की दो ही औलादें थीं। पहले अल्लाह की नेमत यानी सात से नवाजे गए, और उसके बाद बहुत सी दुआओं से अल्लाह ने उन्हें 6 साल बाद मिराज जैसी रहमत से नवाजा, जो सबकी लाडली थी। लेकिन सबसे ज़्यादा वो अपने बाप की लाडली थी। और ये कहना भी गलत नहीं कि वो अपने भाई साद की भी लाडली है, जो हर वक्त उसे तंग करता है लेकिन उस पर अपनी जान भी वारता है। दोपहर के वक्त वो दोनों अपनी क्लासरूम से बाहर निकले और चलते हुए फवारे के सामने जा खड़े हुए। मिरहा फवारे से बहते पानी को गौर से देखने लगी। उसके साथ खड़ी लड़की पैंट शर्ट में मलबूस, बालों की पोनीटेल किए, वो सफ़ेद रुई जैसी लड़की यहाँ तो बिल्कुल नहीं थी। इसकी ज़बान भी उर्दू नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत सीख चुकी थी। मिरहा, आज जूनियर्स की वेलकम पार्टी है, तुम आ रही हो ना? तुम्हें पता है डेज़ी, मैं पार्टीज़ में नहीं जाती। फिर पूछ क्यों रही हो? वो इसी तरह पाते पानी को देखते बोली। यार क्या तुम पुराने ज़माने की मलका बनी फिरती हो? कभी तो अपने सीनियर्स होने का हक अदा करो। अब डेज़ी अंग्रेज़ी में बड़बड़ाई। मैं ऐसे कामों में अपना हक अदा करना मुनासिब नहीं समझती। चलो फिर हिस्सा ही डाल दो अपना, शाबाश। उसने हाथ आगे बढ़ाया। हिस्सा भी नहीं डाल सकती। मिरहा ने पानी से नजरें हटाकर और इधर उधर देखने लगी। बड़ी तुम कोई कंजूस हो कसम से। यहाँ क्या हो रहा है? डेजी ने मिरहा की आंखों का ताकुब किया। किसी मासूम की शामत आई है, चलो देखते हैं। वो आगे बढ़ी। मैं नहीं जा रही, चलो ना यार। डेजी मिरहा का हाथ पकड़े जबरदस्ती साथ ले गई। वो पास पहुंचे तो कुछ सीनियर्स लड़के थे जो एक बच्चे की रैगिंग कर रहे थे। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? लड़के ने हैरानगी से उनको देखते पूछा। अगर तुम्हें ये काम मुश्किल लग रहा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक आसान काम भी है। वो क्या? वो ये कि तुम पूरे 30 दिन मेरे लिए कैंटीन से लंच लाओगे, और मैं लंच में बर्गर, पैटीज, फ्राइड लेना पसंद करता हूँ। और हम तीनों इसके दोस्त हैं, तो तुम्हें ये काम हम चारों के लिए करना है। दूसरा लड़का हंसते हुए बोला। जी। मिरहान ने इस लड़के को देखा जो बेचारगी के साथ इन चारों को देख रहा था, और वो चारों इसकी हालत से महफूज हो रहे थे। चलो ये बेचारा तो गया,
डेज़ी ने अफ़सोस से सर दाएँ-बाएँ हिलाया। इनको तो मैं देखती हूँ। मिराह आगे बढ़ने लगी। अरे! तुम क्यों बेगानी की शादी में दीवानी हो रही हो? डेज़ी उसे रोकते इतने में वो आगे बढ़ चुकी थी। तुम चारों मुझे देखने में मंज़ूर तो नहीं लग रहे। सबकी तवज्जो मिराह की तरफ मरकूज़ हुई। लड़के ने गनीमत जानी और पीछे खिसक गया। मतलब? इन चारों ने एक नज़र मिराह को ऊपर से नीचे तक देखा, सिवाय इसकी आँखों के पूरे पर्दे में थी। मतलब कि अल्लाह ने तुम लोगों को टाँगे, बाज़ू, बिलाशुबा आँखें भी ठीक-ठाक दी हैं, तो यकीनन अपना लंच खुद लाते हुए तुम लोगों का कुछ भी नहीं टूटेगा। ओह मिस, तुम हो कौन जो हमारे मामले में बोल रही हो? एक लड़का गुस्से से बोलता हुआ आगे बढ़ा। मिस्टर ये सीनियर है तुम्हारी और यूनिवर्सिटी की हेड गर्ल भी है, तमीज़ से बात करो। डेज़ी मिराह के सामने दीवार बनकर हाइल हो गई। अरे चल यहाँ से, इसने कंप्लेन कर दी तो? दूसरे लड़के ने बाजू से पकड़कर उसे पीछे किया, तो वो सर झुका कर रह गया। डेज़ी सुकून का सांस लेते मिराह की तरफ मुड़ी। वाओ मेरी सुपर गर्ल, बस पंगे ही लेना, उससे पंगा लेना नहीं कहते, जुल्म के खिलाफ बोलना कहते हैं। मिराह आंखों को झपकते हुए बोली। यहाँ और भी तो लोग हैं, तुम्हें आग में कूदने की क्या ज़रूरत? सब बस तमाशाई बनकर तमाशा देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मजमा कम हो गया तो वो दोनों भी जाने लगे। तभी एक लड़का सामने आया। थैंक यू आपी, आपने मेरी हेल्प की। वो तशक्कुर की नज़र से देखता बोला। मिराह कुछ देर उसे देखती रही, फिर हल्का सा आगे को झुकी। मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं करती। जी? वो इन दोनों को देखने लग गया। मैंने तुम्हें रैगिंग से बचाया, इसी बदले मैं तुम्हारी रैगिंग करूंगी। बोलते हुए उसकी आंखें छोटी हुई थी, यकीनन वो मुस्कुरा रही थी। डेज़ी हैरत से आंखें फाड़ कर मिराह को देखने लगी। कैसी रैगिंग? वो लचकर बोला। तुम्हें 30 दिन में कुरान में से कोई भी अपनी पसंद की सूरत याद करनी होगी, तर्जुमे के साथ। 30 दिन में? लड़के ने हैरत से पूछा। हाँ, अगर नहीं तो तुम वापस जाकर उन्हें 30 दिन के लिए बर्गर ला कर दे सकते हो। मेरा कहते हुए कंधे उचका गई। नहीं, मैं याद कर लूंगा, आपका शुक्रिया। उसने फौरन हामी भर ली और चला गया। ये क्या था? तुमने उसे इसलिए बचाया था? डेजी ने आंखें सुकेड़े देखा। नहीं यार, दुआएं देगा मुझे वो। अपना हाथ झाड़ती आगे बढ़ गई। तौबा है इस लड़की की। डेजी सर्द आह भरकर रह गई। शदीद गर्मी में वो मुंह पर कंबल डाले ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। दरवाज़ा खुला तो फबिया हाथ में कप थामे उसकी तरफ बढ़ी और कप साइड टेबल पर रख दिया। शहरियार भाई उठ जाएं, मम्मी ने आपके लिए कहवा भिजवाया है, जल्दी से पी लें। वो कमर पर दोनों हाथ टिकाए से इतला देने लगी, लेकिन कोई जनबिश न। शहरियार भाई, उसने उसके कंधे पर हाथ रखे हिलाया, फिर भी सामने वाला बुत बना सो रहा था, जैसे मुर्दों से शर्त लगाए हुए। तौबा है फबीहा ने ऊपर से कंबल को खींचकर पीछे कर दिया, जिस पर शहरियार किसमिसाया। सोने दो, बीमार को तंग करने वालों को अल्लाह पूछता है, करवट बदलते बोला। और बीमार को कहवा ना पिलाने वालों को मम्मी पूछती हैं। जल्दी से उठ जाएं। वो दुहाइयाँ देती बोली तो शहरियार को ना चाहते हुए भी उठना पड़ा। वो मुंह पर हाथ फेरते सीधा होके बैठ गया। घने स्याह बाल, स्याह गहरी आंखें और सतून जैसी खड़ी नाक जो नज़ले के बायस सुर्ख थी, सफ़ेद रंग और हल्की दाढ़ी वजाहत का शाहकार लग रहा था। मम्मी को पता है मैं कहवा नहीं पीता। कहवे को देखकर मुंह चढ़ाकर बोला। सब पता है तो अब तुम मेरी नज़रों के सामने पियोगे। रफ़त बेगम कमरे में दाखिल होती बोली तो शहरियार और फबिया दोनों की नज़रें एक की तरफ उठी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वो इन्हें देखकर फ़ौरन से सीधा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। फबिया भाई को बुखार चेक। संजीदगी से शहरियार पर नज़रें जमाए बोली, जिसे सुनते फबीहा शहरियार के माथे पर हाथ रखे देखने लगी। इतना बुखार है कि इन्हें कल भी यूनिवर्सिटी छुट्टी लेनी पड़ेगी। वो आंखें गोल के मासूमियत से बोली, जिस पर शहरियार ने उसको घूरा। नहीं मम्मी, झूठ बोल रही है, अब मुझे बुखार नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कहवा, इसने मिनट से पहले साइड टेबल पर रखे कप को थामा। ये पीकर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, कल छुट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसने कहते हुए एक घूंट भरा। उसे देख के रिफत बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट मंडाई, जिसे वो छुपा गई थी। फबीहा, जब तक ये कहवा ख़त्म ना करे इसके पास से हिलोगी नहीं तुम। वो इसे हुक्म देती बाहर निकल गई, जिस पर फबीहा ने रोबोट की तरह सर ऊपर से नीचे तक हिलाया और शहरियार के सामने ही बिस्तर पर आलती पालती मारकर बैठ गई। क्या हो जाएगा अगर एक दिन और छुट्टी कर लेंगे तो? वो इसे छेड़ते हुए बोली। क्या हो जाएगा? शहरियार ने हैरत से अपनी बहन को देखा। आज इन नीली आंखों को नहीं देखा तो लगा मेरी आंखों की आज सुबह ही नहीं हुई। वो बेचारगी से बोला, जिसे देखकर फबीहा बेसाख्ता मुस्कुरा दी। ऐसा क्या है उसकी आंखों में? कुछ ऐसा जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। उसे बयान करने के लिए अल्फाज ढूंढूं भी तो ना मिले। वो सुध-बुध खोए बोला। मिराह कहती है जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो आप पर महबूब के दरबार में हाजिरी देना फ़र्ज़ हो जाता है और फ़र्ज़ कज़ा नहीं की जाती, चाहे वो खुदा से हो या आप।
یا انسان سے؟ اور اگر فرض قضا ہو جائے تو آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے اور دل کی دھڑکن رک جاتی ہے۔ اس کی بات شہریار نے مکمل کی، جس پر وہ اسے تھوڑی تلے ہاتھ ٹکائے دیکھنے لگی۔ کیونکہ فرض قضا ہو جائے تو ادا نہیں ہوتی۔ آپ کی اس صالحانہ محبت کو نظر نہ لگے؟ وہ اسے رشک سے دیکھتی بولی، جس پر شہریار مسکرا دیا۔ یہ قہوہ پی لو یار، میری پیاری سی بہن ہونا۔ وہ قہوہ دیکھتے التجائی انداز میں بولا۔ بیمار میں نہیں، بیمار آپ ہیں، وہ سرے سے ہاتھ اٹھاتی بولی۔ دیکھو میری پیاری بہن نہیں ہو تم جہاں کہو گی میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اس نے لالچ دی جسے فبیہہ نے لمحے میں ٹھکرا دیا۔ میں ممی کو بتاتی ہوں، ان کے صاحبزادے بگڑ گئے ہیں، رشوت دے رہے ہیں آپ۔ وہ تیور دکھاتی اٹھنے لگی کہ شہریار نے اس کا بازو پکڑ کے واپس بٹھا دیا۔ اچھا نہیں دے رہا، ممی کو کیوں بلا رہی ہو؟ وہ اپنی بہن کو دیکھ صدمے سے بولا، جو بہن کم دشمن زیادہ بن گئی تھی۔ یاد رکھنا تمہیں بھی کبھی مجھ سے کام پڑے گا، وہ بڑبڑاتے ہوئے کہتا قہوہ پینے لگا، اور فبیہہ نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے کندھے اچکا گئی۔ بلاج آفس میں داخل ہوا تو سامنے کرسی پر بیٹھا شخص نظر آیا، گھنگرالے بال اور سانولی سی رنگت۔ وہ بلاج کو دیکھ فوراً کھڑا ہو گیا۔ سر آپ یہاں؟ بیٹھ جاؤ اور جو کر رہے تھے وہ کرو۔ ادھر ادھر نظر دہرائے بولا۔ سفیان دوبارہ بیٹھ گیا، لیکن بلاج کی موجودگی میں وہ کام کرنے سے رہا۔ وہ چاروں اطراف کا جائزہ لیتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد حاذق اندر آیا۔ تمہارا کام ہو گیا ہے، اس نے اطلاع دی۔ بلاج نے ایک نظر سفیان پر ڈالی، جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ بلاج کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہڑبڑاتا دوبارہ کام مصروف ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ ہمدانی کی تمام غیر قانونی پراپرٹی تمہارے نام پر درج ہو چکی ہیں۔ ہموانی کو تو سانپ سونگھ گیا ہوگا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان کے نام کر دو یہ پراپرٹی۔ بلاج نے آنکھیں جھکر ٹیبل پر ڈائس کو پکڑا۔ تم نے بس یہ سب اس کے لیے کیا تھا؟ حاذق نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے کوئی کمی ہے جو میں کسی کی جھوٹی چیزیں لوں گا؟ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب تم نے اس کے وکیل کو مار دیا۔ حاذق پل بھر کو رک گیا۔ تیسرے شخص کی موجودگی پر دھیان گیا۔ لوگوں کو غیر قانونی کام میں مدد فراہم کرنا۔ وہ درخت پر لگی ایک خراب شاخ تھی، اور اگر خراب شاخ کو کاٹو گے نہیں تو باقی شاخوں کو بھی خراب کر دے گی۔ اس نے ڈائس کو ہاتھ میں گھمایا۔ اور تم جانتے ہو بلاج کی ایک سلطنت ہے جس کا وہ بادشاہ ہے، وہی قانون ہے، وہی سزا ہے اور وہی موت۔ ڈائس کو گھماتے ٹیبل پر پھینکا، جس پر ایک دانے پر 6 اور دوسرے دانے پر 1 آیا تھا، اور موت ایسی کہ اس کی سلطنت کی در و دیواریں لرز کر رہ جاتی اور دیکھنے والے کا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ اور جو ذرا سا بھی نہیں پر تڑپتا تھا وہ بلاج سکندر کا پتھر دل تھا۔ اور تم؟ سفیان کی طرف انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ سکندر صاحب کے اچھے بیٹے بننا، میری ناک مت کٹوانا۔ جی سر، وہ بولا۔ مجھے یاد آیا بلاج، میں نے تمہیں بتایا تھا نا ایک عورت کے بارے میں، اسے تمہاری مدد چاہیے۔ حاذق نے یاد آنے پر بتایا۔ تم جانتے ہو حاذق، نہ تو میں عورتوں کے کام آتا ہوں نہ ہی ان سے کام لیتا ہوں، تو بہتر ہے تم خود سنبھال لو۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ جیسا تمہیں بہتر لگے۔ حاذق نے گردن پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ سفیان نے بلاج کو باہر جاتے دیکھا تو اٹھ کر حاذق کی طرف بڑھا، نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ بلاج سر نے میرے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے؟ مجھے کب تک کام کرنا ہے یہاں؟ حاذق کے کان میں سرگوشی کی، جس پر اس نے مڑ کر دیکھا اور آنکھیں سکیڑ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ تم یہاں زیادہ فرما بردار تو نہیں بن رہے؟ نہیں، بالکل نہیں، میں بلاج سر کی طرح پورا ڈھیٹ بنا ہوا ہوں، جیسا انہوں نے کہا تھا۔ وہ فوراً سے بولا۔ ہاں ویسے ایک پیغام ہے تمہارے لیے۔ وہ کیا؟ وہ پورے غور سے اسے سننے لگا۔ یہ کہ اپنی زبان ضرورت سے زیادہ مت کھولنا، ورنہ کٹ جائے گی۔ حاذق نے اس کے گال کو تھپتھپایا، مسکرا کر بولا۔ سفیان پہلے تو منہ کھول کر دیکھنے لگا، پھر ایک دم بند کر لیا۔ شاباش، بالکل ایسے ہی، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔